नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने जो क्लास प्रारंभ की है उसका नाम है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक कक्षा समाप्त कर चुके हैं। उसी कक्षा को उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसके आगे के पहलू पे चर्चा करेंगे। अर्थात हम लोगों ने जो पहली कक्षा की थी हम लोगों ने उसमें अनुच्छेद 1 के बारे में विधिवत चर्चा हुई थी कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या बातें उल्लेखित हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें उल्लेखित हैं। तो उस चीज़ को हम लोगों ने समाप्त किया। आज हम लोग जो देखेंगे वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अपने ये शब्दों से ही क्लियर है, स्पष्ट है पूरी तरह से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। किसका प्रवेश या स्थापना? नए राज्यों का। कहाँ पे प्रवेश स्थापना? भारतीय संघ में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये हुई अनुच्छेद 2 में जो लिखी हुई उसकी जो हेडिंग है उसके बारे में ये मुख्य मुख्य बातें थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संघ में किसी बाहरी क्षेत्र का जब भारत में सम्मिलन होता है या मिलन होता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत ही किया जाता है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का जो कार्य करती है वो भारत की संसद करती है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है आप लोग जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं। आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात इस अनुच्छेद की यह है कि भारत की संघ में किसी भी बाहरी क्षेत्र का जब भारत में मिलन होता है या उसे सम्मिलित किया जाता है और शामिल किया जाता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर भारत का मैप दिख रहा होगा। अब यह भारत का मैप जो बना हुआ है, आइए इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये भारत का मैप है। अब ये इस जो भारत के मैप का जो ये बॉर्डर है, इसके अंदर का जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उन राज्यों, उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो परिवर्तन होता है वह अनुच्छेद 2 के तहत नहीं होता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के संघ के बाहर, भारतीय संघ के बाहर, भारतीय क्षेत्र के बाहर किसी अन्य क्षेत्र का, किसी विदेशी क्षेत्र हो जो किसी अन्य देश का जिसका अधिकार हो या अधिकार न हो, अभी हम उसकी विधियों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत में शामिल होता है। तो आपको बता दें कि भारत के बाहर का जो क्षेत्र है यदि उसको भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में लाकर मिलाना या शामिल करना, भारत में शामिल करना किसी बाहरी क्षेत्र को, उसे भारत का हिस्सा बनाना, यह अनुच्छेद 2 के तहत होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद आइए देखते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सीमा के बाहरी किसी क्षेत्र की प्रवेश या स्थापना भारत में अनुच्छेद 2 के तहत होती है। ये बात स्पष्ट हो गई। संसद कानून बनाकर भारत में किसी बाहरी प्रांत को मिला सकती है। ऐसा अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आपको बता दें कि भारतीय संघ में किसी दूसरे क्षेत्र को शामिल करने के लिए जो विधियां हैं वह 4 प्रकार की विधियां हैं, जैसे अभ्यर्पण विधि, उपवृद्धि, आवेषण और लंबे समय तक रहना। ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र को भारतीय संघ में अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब इनकी विधियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये 4 विधियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पहली विधि का नाम है अभ्यर्पण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेशन। दूसरी विधि जो है वह है अपवृद्धि, जिसे एक्सरेशन कहते हैं। और तीसरी जो विधि है वह है ऑक्यूपेशन अर्थात आवेषण, जिसे इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कहते हैं। और चौथी जो विधि है लंबे समय तक रहना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों के माध्यम से
भारत के किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। ये 4 प्रकार की विधियां हैं। क्या है ये? विधियां हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। किस चीज़ की विधियां? किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने की विधियां। यहाँ तक स्पष्ट है। आइए अब इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। अभ्यर्पण विधि से तात्पर्य यह है, जब किसी देश की सरकार अपने किसी भूमि क्षेत्र को भारत को सौंप दे तो वह क्षेत्र जो होता है अभ्यर्पण विधि के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल होता है। तो ये पहली विधि है अभ्यर्पण। इसका तात्पर्य यह हुआ, एक बार फिर से बता दूं, कि जैसे किसी देश की सरकार, कोई दूसरा देश है, भारत के अलावा किसी दूसरे देश की सरकार है, यदि वह किसी अपने किसी क्षेत्र को भारत को देना चाहती है, ऑफिशियली एक तरह से देना चाहती है, तो वह जो जब सौंपेगी तो उसे अभ्यर्पण विधि के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। ऐसे तरीके से जो संघ में शामिल होते हैं क्षेत्र, उन्हें अभ्यर्पण विधि के माध्यम से शामिल होने वाले क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है उपवृद्धि। उपवृद्धि जिसे इंग्लिश में एक्सरेशन कहते हैं। इसका कारण यह है, इसका मतलब अर्थ यह है दोस्तों, कि प्राकृतिक कारणों से जब कोई भूभाग आकर भारत में मिल जाए तो वह उपवृद्धि की विधि मानी जाती है। प्राकृतिक कारणों से जब कोई क्षेत्र भारत में आकर मिल जाए और वह भारत का हिस्सा हो जाए तो यह उपवृद्धि होता है। यह मानवकृत तरीके से नहीं होता दोस्तों, यह प्राकृतिक तरीके से होता है। अब एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता दें कि भारत, एक मिनट, आपको मैप के माध्यम से बताना पड़ेगा। तो आइए फिर उसी मैप पे आते हैं, देखते हैं। जैसे ये जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा से तात्पर्य आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी की सीरीज इस समय चल रही है भारत के भूगोल की, उसमें आप लोग देखे होंगे कि ये जो हिस्सा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है, ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था। आप लोग जब पढ़े होंगे विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों बता दें कि ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और भारत का ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये कैसा था? अंगारा लैंड का क्षेत्र था। तो बाद में प्राकृतिक कारणों की वजह से इनका क्या हुआ? प्रवाह हुआ। प्रवाह होने के बाद ये हिस्सा आकर कहाँ मिल गया? भारत में। कौन सा? प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा। तो ये प्राकृतिक कारण से आकर कहाँ मिल गए? भारत में। तो आप लोग देख रहे हैं कि एरो बना हुआ है कि प्रायद्वीपीय हिस्सा इस तरफ चला, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और ये वाला जो था ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। तो दोनों आकर कहाँ पर मिल जाते हैं? दोनों आकर मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो वहीं पर क्या हो जाता है? दोनों एक नक्शे के एक रूप में आ जाते हैं। दोनों मिलकर एक नक्शे का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग भारत कहते हैं। अब आप लोग समझिए कि ये पहले तो नहीं था भारत के हिस्से में, लेकिन ये प्राकृतिक कारणों से आया। किसी आदमी ने इसे धकेल के तो लाकर यहाँ पे सटाया नहीं कि आकर ये भारत का हिस्सा हो गया। ये तो प्राकृतिक कारणों की वजह से आया। जैसा कि जितने लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे, भौतिक भूगोल पढ़े होंगे, वे पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। तो ये जो हिस्सा प्राकृतिक कारणों से आकर मिला, एक तरह से आप कह सकते हैं यह उपवृद्धि के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल हुआ। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, जब भारत का संविधान लागू नहीं था, उसके बहुत पहले की पुरानी बात है ये दोस्तों। लेकिन एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि उपवृद्धि के माध्यम से किसी क्षेत्र का शामिल भारतीय संघ में कैसे होता है। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक कारणों की वजह से जो है क्षेत्र चलते रहते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसके बाद महाद्वीपों का जो प्रवाह होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी गहन अध्ययन करेंगे तो ये सब टॉपिक जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं दोस्तों, भारतीय माफ़ कीजिएगा भौतिक भूगोल का। तो आप लोग भौतिक भूगोल को भी पढ़िए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो चलिए आइए हम टॉपिक पे आते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक कारणों की वजह से भारतीय संघ में शामिल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपवृद्धि के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल हुए अनुच्छेद 2 के तहत। आइए फिर इसी को समझते हैं। ये उपवृद्धि हो गया, तो प्राकृतिक कारणों का हमने उदाहरण दिया। तीसरा जो है आवेषण, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आवेषण, इसे इंग्लिश में ऑक्यूपेशन कहते हैं। दोस्तों बता दें कि जब किसी खाली पड़े स्थान पर भारत अपना अधिकार जमा ले उस पर, तो ऐसे क्षेत्र को भारतीय संघ में आवेषण विधि के माध्यम से शामिल होना कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि अंटार्कटिका में जो बहुत सारी
बर्फ़ें जमी हुई हैं। आप लोग जानते हैं कि वहाँ साधारण मानव का निवास संभव नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पे विभिन्न देश जाकर क्या करते हैं, अपना शोधालय स्थापित करते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत का भी शोधालय वहाँ पे है, हर देश का होता है लगभग। तो दोस्तों आपको बता दें कि वह तो एक खाली पड़ा स्थान है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, मानव जीवन जहाँ पे संभव नहीं है। तो इस तरह से वो खाली पड़ा स्थान है, वहाँ पर शोधालय स्थापित किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे खाली पड़े स्थान को जब भारतीय हिस्से में शामिल किया जाता है, भारतीय संघ में उसे शामिल किया जाता है, तो उसे आवेषण विधि के माध्यम से शामिल किया जाता है। दोस्तों ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। चौथा जो है लंबे समय तक रहना, जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। आपको बता दें कि जब लंबे समय तक भारत किसी क्षेत्र पर जाकर रहे, वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय हों और वहाँ पे रहें और उसे भारत में शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, लंबे समय तक रहने के कारण भारतीय संघ में उसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों 1954 में जैसे पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियाँ जो थी वो लोग चली गई और बाद में वो हिस्सा कहाँ आ गया, भारत में। तो आपको बता दें कि युद्ध के द्वारा किसी भी भूभाग को भारत में मिलाने की जो नीति है वह भारत त्याग चुका है और लगभग पूरी दुनिया में इस नीति का त्याग किया गया है और विरोध किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारतीय संघ में जो राज्य शामिल किए जाते हैं, क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, उन्हें किस विधि के माध्यम से, इन 4 विधियों के माध्यम से, 4 विधियों के माध्यम से ही शामिल किया जाता है। आप युद्ध के माध्यम से भारतीय संघ में किसी क्षेत्र को शामिल नहीं कर सकते। ये जो नीति है युद्ध के द्वारा शामिल करने वाली, ये भारत त्याग चुका है और दुनिया में लगभग सभी देशों ने त्याग दिया है। कुछ देश इसके अपवाद हैं, वो अलग बात है। और इस जो साम्राज्यवाद की नीति थी, इन सब का विरोध अब वर्तमान समय में दुनिया भर में देखा जाता है। तो दोस्तों ये 4 विधियाँ थी जिसके माध्यम से भारतीय संघ में किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ बाहरी क्षेत्र को, कभी भी अंदर की बात मत करिएगा, क्योंकि तब वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 2 के तहत जो भी क्षेत्र शामिल होते हैं वे बाहरी क्षेत्र ही भारतीय संघ में शामिल होते हैं। इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक प्रश्न आया होगा आपके मन में, सिक्किम के बारे में कुछ लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। फिर सिक्किम भारत में अनुच्छेद 2 के तहत क्यों शामिल नहीं हुआ, क्यों उसे संविधान संशोधन करना पड़ा, ये प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए अब हम सिक्किम के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 का क, कौन सा, अनुच्छेद 2 का क, हालांकि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में निर्देशित है। क्या लिखा था, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। और ये चीज़ क्या हो चुका है, वर्तमान समय में निर्देशित है। निर्देशित से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में इस उपखंड को, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में ये उपखंड या उपबंध नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये 2 का क्या कहता है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना ऐसा कहता है, लेकिन ये निश्चित है। अब आइए हम सिक्किम के बारे में समझते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि 2 कक्का में क्या कहा गया था, हालांकि ये वर्तमान समय में नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों 1974 के पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। कब से, 1974 के पहले, 1974 के पहले सिक्किम भारत में नहीं था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और जिसका अनुवांशिक शासक चोग्याल था। आपको बता दें कि 1974 के पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और वहाँ का जो एक शासक था जिसे अनुवांशिक शासक कहते हैं, उसका नाम था चोग्याल। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है चोग्याल कहाँ का शासक था, चोग्याल कहाँ का शासक था, तो चोग्याल जो था सिक्किम का शासक था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों सिक्किम की जो जनता थी वो जनमत संग्रह के आधार पर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की मांग प्रारंभ कर दी। सिक्किम की जो जनता थी
वो भारत में शामिल होना चाहती थी। तो उस देश की जो जनता थी उन्होंने जनमत संग्रह के आधार पर क्या किया, भारतीय संघ में शामिल होने का दावा किया। तो दोस्तों हुआ क्या कि जिसके आधार पर भारत सरकार ने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित करके अनुच्छेद 2A को हटाकर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। हालांकि इसके पहले आइए समझते हैं कि 2A जोड़ा क्यों गया था, भारतीय संविधान में 2A जोड़ा क्यों गया था। हम लोग जानते हैं कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत 75 के तहत इसे भारतीय संघ से अनुच्छेद 2A को हटा दिया गया था। लेकिन 2A क्यों जुड़ा था, आइए इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। अनुच्छेद 2A क्यों जुड़ा था, अनुच्छेद 2A क्यों जुड़ा था, आपको बता दें कि यह 35वें संविधान संशोधन संशोधन 1974 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2A में 2A जोड़ा गया था। दोस्तों 2A इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अनुच्छेद 1 में संघ में शामिल 3 तरह के क्षेत्रों का उल्लेख है। आपको बता दें, सिक्किम जो पहले भारत का हिस्सा बना तो वह पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं बना, वह पूरी तरह से संपूर्ण मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा उसे नहीं मिला। क्या नहीं मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो दोस्तों पहले इसे क्या बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ में कौन कौन से शामिल होंगे। तो 3 तरह की बातें हम लोगों ने की थी। कौन कौन सी, पहली राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये शामिल होगा। दूसरी चीज़ क्या शामिल होगी, दूसरी चीज़ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो जाएंगे, ये चीज़ शामिल होगी। तीसरी चीज़ भारत जो किसी अन्य बाहरी क्षेत्र को अर्जित करेगा, बाहरी क्षेत्र को जो अर्जित करेगा उसे शामिल किया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या इसमें कहीं भी सह राज्य दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं सह राज्य के बारे में इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। इसीलिए सिक्किम पूर्ण राज्य भारत का नहीं बना। सिक्किम को बनना था सह राज्य, पहले एसोसिएट स्टेट। क्या बनना था, एसोसिएट स्टेट। और अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ में केवल 3 तरह के राज्य शामिल थे। तो इसलिए अनुच्छेद 2 के तहत इसे शामिल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि इसे एक सह राज्य बनाना था और सह राज्य का जो दर्जा है वो भारतीय संविधान में प्रावधान उसका नहीं था। अब उसी प्रावधान को जोड़ने के लिए सह राज्य का उल्लेख नहीं है। इसलिए सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा बताइए, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे क्या जोड़ा गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य कहाँ जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A में, 2A में सह राज्य या संबद्ध राज्य भी कहते हैं, जिसे एसोसिएट स्टेट कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सह राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अब यहाँ तक बात आ गई कि अनुच्छेद 2A जोड़कर भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सह राज्य जो है भारत में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से अनुच्छेद 2A जोड़ा गया 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके। यहाँ तक स्पष्ट हो गया इस चीज़ को जोड़ा कब गया और क्यों जोड़ा गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, अब 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक। और इंदिरा गांधी की सरकार में ही दोनों संशोधन हुए थे। कौन कौन से, 35वां और 36वां, दोनों इंदिरा गांधी की सरकार में हुए थे। तो दोस्तों भारतीय संसद संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 2A को जोड़ा था। कौन सा संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। एक न्यू कैटेगरी क्रिएट की गई थी, यही कैटेगरी कौन सी, सहराज्य वाली, ठीक। अब बात एक बार सहराज्य को फिर समझ लीजिए, ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामले में, आपको बता दें सहराज्य क्या होता है। आप धीरे धीरे सब चीज़ों को समझते चलिए ताकि फिर आपको समझना न पड़े, सिर्फ दोहराना पड़े। सहराज्य क्या है इसको समझिए।
दोस्तों ऐसा राज्य जिसके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप ना करें, केवल बाह्य मामले में जैसे मुद्रा हुआ, वैदेशिक मामले आदि में हस्तक्षेप करे। ऐसा राज्य जिसमें भारत सरकार क्या करे, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, उसके बाहरी मामलों जैसे उसकी मुद्रा हुई, उसके वैदेशिक संबंध हुए, इन सब मामलों की देखरेख कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसे राज्य को सहराज्य कहा जाता है। और इसी सहराज्य वाले एक न्यू कैटेगरी को इंक्लूड करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या किया गया, संविधान में 35वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया था, 75 पारित किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों अब एक बात आती है, आपको बता दें कि किसी राज्य की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी राज्य की न्यूनतम विधानसभा की सदस्य संख्या, किसकी, विधानसभा की, किसी राज्य की न्यूनतम विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित है, अनिवार्य है, कितना, 60। आप लोग जानते हैं किसी राज्य में 60 सीटें अनिवार्य हैं, होनी चाहिए किसकी, विधानसभा की। लेकिन सिक्किम अपवाद है दोस्तों, सिक्किम में कितने हैं, केवल 32। तो न्यूनतम विधानसभा की संख्या कितनी होनी चाहिए, किसी राज्य में कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, 60। लेकिन सिक्किम अपवाद है, उसके पास कितनी है, केवल 32। तो ये राज्य कैसे हो सकता है। सदस्य दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का संबद्ध या सहराज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2A जोड़ा गया एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लेखित किए गए हैं, इसको भी संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, 10वीं अनुसूची में ये सब बातें लिखी गई थी कि सहराज्य के क्या क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, उसके संबंध में जो प्रावधान है वे 10वीं अनुसूची में उल्लेखित थी दोस्तों। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। जब भारत पूर्ण राज्य बन गया उस समय कौन सा राज्य था, 22वां राज्य। कौन सा राज्य, 22वां राज्य। सिक्किम भारत का 22वां राज्य विज्ञान में पूछा है दोस्तों कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है या 22वां राज्य कौन सा बना, तो याद रखिएगा सिक्किम 22वां राज्य बना। इस संशोधन के माध्यम से पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित कर दिया गया और अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया और इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद जुड़ा, अनुच्छेद 371। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया। कौन सी, 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान उल्लेखित थे उन सभी को सहराज्य से संबंधित और जो सहराज्य का दर्जा दिया गया था उसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों चीज़ों को 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान उल्लेखित थे सहराज्य से संबंधित, उसके बाद अनुच्छेद 2A या 2 क ये भी जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों को हटा दिया गया भारतीय संविधान से। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि सहराज्य का दर्जा भारतीय संविधान में कब हटाया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। जिन्हें 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हुई सिक्किम के बारे में दोस्तों बात। तो इस चीज़ से आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कौन कौन सी बातें। पहली बात कि भारतीय संघ में जो शामिल होते हैं, भारतीय संघ में जितनी भी चीज़ें शामिल होती हैं, बाहरी क्षेत्र, यदि किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाता है। उसकी 4 विधियाँ हैं, जैसा कि मैं बताया। कौन कौन सी, उसकी 4 विधियाँ इस प्रकार से हैं, जैसे अभ्यर्पण विधि, उपवृद्धि, आवेषण और लंबे समय तक रहना। इन 4 विधियों के माध्यम से किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत इतनी बातें हम पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है कि सिक्किम का भारत में कैसे विलय हुआ, क्यों अनुच्छेद 2 के तहत नहीं हुआ। तो हमने बताया कि सिक्किम
पहली बात को पूरी तरह से पूर्ण राज्य नहीं बना, उसे भारत का एक सहराज्य बनाना था और भारतीय संविधान में सहराज्य के बारे में कहीं भी प्रावधान नहीं था। फिर क्या किया गया कि 35वां संविधान संशोधन 1974 पारित करके अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिसमें क्या प्रावधान किया गया, सहराज्य के बारे में प्रावधान किया गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची में सहराज्य से संबंधित प्रावधान किए गए, ये बात हुई। उसके बाद फिर 36वां संविधान संशोधन करके जब पूर्ण राज्य का दर्जा देना हुआ सिक्किम को, तो सहराज्य हटाने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे सहराज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। तब जाकर भारत का 22वां राज्य कौन बना, सिक्किम। ये दोस्तों आज की क्लास थी। तो इसी पे आज सिक्किम की क्लास के साथ अंत होता है। सिक्किम भारत का राज्य बन गया, पूरी तरह से राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमी होती है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों का कमेंट बराबर पढ़ता रहता हूँ। आप लोगों के जो कमेंट होते हैं वे बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, और वही जो कमेंट होते हैं आपके जितने भी कमेंट आते हैं, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उन सभी कमेंट का रिप्लाई करने का। दोस्तों, वे सभी कमेंट जो होते हैं मुझे एक अलग ऊर्जा देते हैं, एक अलग एनर्जी मिलती है आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से। तो दोस्तों, इसी तरह से जो अच्छाइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको भी बताइए। यदि कोई कमी होगी, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, और कोई अच्छी चीज़ लगी तो उसको भी बताइएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। हम संविधान को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, एक एक करके पूरी तरह से उसका गहन नॉलेज लेंगे। हम और आप मिलकर उसको पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पूरी तरह से तात्पर्य यह है कि कोई भी उसका ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे और हमसे छूट जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल इसी क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे 11:30 बजे। आप लोग ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, और आप लोग इसी तरह संविधान को खूब पढ़िए और एक बेहतर नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।